हुए आज हमारा सेट नंबर 15 है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजीएल का प्री एग्ज़ाम जो है वो आपका नेक्स्ट मंथ 9 सितंबर से होने वाला है। तो आपके पास अभी 20 से 25 दिन टाइम है। इन 20 से 25 दिनों में आपको मोस्टली अपने प्रीवियस जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है अच्छे से। जो भी आपका वीक सेक्शन है, जो आपके चैप्टर कमज़ोर है, उनको आपको रिवाइज करना है। और इसके लिए आप तो दोस्तों देखिए, टेक्स्ट बुक पर आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे टेस्ट और प्रीवियस पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, जो भी है एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे लाखों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और अच्छी प्रिपरेशन मैं भी यहीं से किया था टेक्स्ट बुक से। मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दें और मेरा कूपन कोड यूज करें ASOB12। आपको 12% का आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, जिसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ। इसका वेल्थ का मतलब होता है अमीर लोगों का शासन, जिसमें पैसे वाले शासन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उस गवर्नमेंट के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र बोलते हैं एक वर्ड में। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, और प्लूटो मतलब होता है अमीर लोग। ठीक है, तो प्लूटोक्रेसी यानी अमीर लोगों का शासन। अब बाकी के ऑप्शन जो है उनको भी देख लेते हैं। थियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी। थियोक्रेसी में होता है भगवान के द्वारा शासन, यानी भगवान के जो लोग हैं, जो पुरोहित होते हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, या उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा जो शासन किया था उसे हम थियोक्रेसी बोलते हैं। तो इसको देखिए याद कैसे करेंगे। थियो का सब जहाँ भी आता है वहाँ पे संबंध भगवान से होता है। जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया था थीस्ट, और एक था इसमें, अगर थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता है, और एक है अथीस्ट, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे हम बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, तो थियो जो वर्ड जहाँ पे भी आता है रूट वर्ड, उसका मतलब भगवान से रिलेशन होता है, और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, यानी भगवान के द्वारा शासन। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है स्वयं शासन। ऑटो मतलब स्वयं, क्रेसी मतलब सरकार। तो इसका मतलब यह है कि डिक्टेटरशिप, एक आदमी के हाथ में जब पूरा पावर होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, स्वयं शासन। इसका सिनोनिम डिक्टेटरशिप हो जाएगा। डेमोक्रेसी यानी लोगों का शासन। ठीक है, तो हमारे अभी भारत में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है। लोग अपना सरकार खुद चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके लोकसभा, विधानसभा, जहाँ भी राज्यसभा भेजते हैं। तो ऐसे इस फॉर्म को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एंटोनिम बताना है, और वर्ड है क्लैंडस्टाइन। वर्ड अंडरलाइन मैंने रेड में वर्ड को, क्वेश्चंस को इसलिए कर दिया ताकि आपको इजी हो, उसे पढ़ने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। तो ये देयर इज अ क्लैंडस्टाइन अफेयर, उनका जो अफेयर है वो गुप्त है। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, प्राइवेट। सॉरी, पहला जो ऑप्शन आपका नोन, तो प्राइवेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी प्राइवेट यानी निजी होता है, पर्सनल होता है। स्नीकी, स्नीकी का मतलब होता है डरपोक, टिमिड इसका सिनोनिम होता है फियरफुल। इलिसिट मतलब होता है इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एंटोनिम बताना है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब है बेतुका, इलॉजिकल, कोई चीज जो विश्वास करने लायक ना हो। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी, ऑड, एरी, रियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा रियलिस्टिक, वास्तविक, लॉजिकल। ठीक है, पहला है ऑर्डिनरी मतलब आम, सामान्य कोई चीज। ऑड मतलब विचित्र। एरी का मतलब होता है विचित्र। ये एब्सर्ड का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एरी का मतलब होता है विचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 नंबर देख सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, आपको इसको एक्टिव में बना देते हैं। ईच कवर्ड बनता है सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का देखिए कवर्ड, कवर्स होगा यहाँ पे। तो देखिए जो वाटर है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वाटर तो सब में है, लेकिन ऑप्शन नंबर आप सी में, ऑप्शन नंबर बी और डी देखेंगे तो हैज और हैज बीन,
दोनों गलत है क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे इज सब्जेक्ट, इज जब वर्ब के फॉर्म में आया तो आपका सब्जेक्ट में एस आई एस यानी सिंपल प्रेजेंट की बात होगी यहाँ पे, तो सिंपल प्रेजेंट वाटर कवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। आपको इसमें एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है और आपको इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार इसको हम। प्रथा विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। यहाँ पर देखेंगे पार्ट जो ए है, प्रथा विल बीन कुकिंग, तो विल बीन कुकिंग नहीं होता है, विल हैव बीन कुकिंग या विल बी कुकिंग होगा। लेकिन आप जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, FPC फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पर क्या होता है कि जब किसी कार्य को फ्यूचर में कोई कार्य एक निश्चित पॉइंट तक होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जब वो घर पहुंचेगा तब तक वो खाना बना रही होगी। ठीक है, ऐसा ये कहना चाह रहा है, तो उस पॉइंट तक ये काम चल रहा होगा फ्यूचर में, तो आप अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रथा विल हैव बीन कुकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट है और यहाँ पर विल के बाद हैव ही यूज होगा, विल हैव बीन कुकिंग। ठीक है, ये राइट सेंटेंस होगा इसका। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, आपको इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सब्स्टिट्यूट बताना है। आइदर यू एंड ही विल हैव टू पे फॉर दिस डैमेज। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, फिर एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो आइदर के साथ यहाँ पे और आएगा, तो आइदर यू और ही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आइदर यू और ही, न कि एंड ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है इसमें। द परफ्यूम सी यूजेज हैज ए स्ट्रॉन्ग डैश। तो परफ्यूम में क्या होता है, सेंट होता है ना, खुशबू। तो सेंट का स्पेलिंग जो होता है वो होता है ये SCENT, सेंट मतलब खुशबू होता है। यहाँ पे जो सेंट है वो सेंड का थर्ड फॉर्म है, भेजना, सेंट। ठीक है, सेंड वाला जो फॉर्म है, ये सेंड का मतलब होता है अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना, यानी ऊपर चढ़ना। अब ऊपर की ओर चढ़ने को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे आने को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये असेंड वाला सेंड हो गया, ऊपर की ओर चढ़ना। ये सेंड का मतलब एक करेंसी है। ठीक है, ये करेंसी है सेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पैराजम्बल्ड है और सबसे डिफिकल्ट इंग्लिश में जो सेक्शन माना जाता है वो है पैराजम्बल्ड ही आपका है CGL में, और एक कंप्रीहेंशन होता है। तो कंप्रीहेंशन तो आपकी समझ होती है, आप कितना चीज़ों। चलिए तो हम पहले इन सारे सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे। There are symptoms like nervousness, increased heart rate and feeling weak are some starting signs of एंजाइटी। तो कह रहे हैं कि एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो शुरुआती में देखे जाते हैं। नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फीलिंग वीक आप कमजोर फील करेंगे, ये एंजाइटी के कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पहले स्टेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बी नंबर क्या कह रहे हैं, वेयर एज एंजाइटी अटैक्स स्वेटिंग, ट्रिम्बलिंग एंड हैविंग ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर माइट सजेस्ट एडवांस एंजाइटी लेवल। इससे क्या पता चलता है, एक के बाद ही भी आएगा, चाहे जब भी आएगा, क्योंकि वेयर एज, जबकि एंजाइटी जब अटैक आता है आपको पसीना आता है, आप कांपने लगते हैं, हैविंग ए फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, आपको ऐसा लगता है कि कोई खतरा आपको कोई नजर आता है, माइट सजेस्ट एडवांस एंजाइटी लेवल। इससे पता चलता है कि एंजाइटी की जो लेवल है वो आगे बढ़ चुकी है। तो ये पहला प्राइमरी स्टेज है और ये हाई लेवल है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है मोस्ट पीपल डोंट इवन realize that they have anxiety or take corrective measures until it amplifies and get out of control। ज़्यादातर लोग को ये पता ही नहीं चलता है, ये रियलाइज ही नहीं करते कि उन्हें एंजाइटी है, जब तक कि उन्हें और कुछ ऐसा वो कुछ मेजर्स कुछ अपना कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि वह शुरुआती स्टेज में लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाता है, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब तक लोग को ये चीज़ रियलाइज ही नहीं होता है। डी कर एंजाइटी इज a sad reality of today's time that has
plagued a number of us in a variety of different ways। कह रहे हैं कि आज की एक सैड रियलिटी है, आज के समय की जो एंजाइटी है, ये लोगों को डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करता है, लोगों को ये अटैक करता है। तो पहला क्या है, एक एंजाइटी को ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि एंजाइटी होता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका स्टार्ट होगा वो डी से स्टार्ट होगा। अब डी के बाद आपको देखना है कि सी आएगा, तो ऑप्शन बी और सी देखेंगे, दोनों में डी है ना, लेकिन बी में डी के बाद सी है और सी में डी के बाद ए है, तो आपको देखना है कि पहले सी आएगा कि पहले ए आएगा। तो जो आपका ये ऑप्शन पहले आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, डी के बाद सी आएगा। करेंगे एंजाइटी होता क्या है, और शुरू में लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर इसके बाद बता रहा है कि सब्जी में ये सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद दूसरे लेवल का सिम्टम्स यहाँ होता है, तो ए के बाद बी आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में ही ए के बाद बी है, ऑप्शन सी में जो है ए के बाद सी आ जा रहा है ना, तो यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि ए के बाद बी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो ये इनकरेक्टली स्पेल्ड मिसस्पेल्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो गलत है, यहाँ पे डबल एस होता है। मिसस्पेल का मतलब ही इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। मिसयूज का मतलब दुष्ट होता है, क्रूर व्यक्ति होता है। मिनिएचर मतलब किसी भी चीज का छोटा फॉर्म, मेटामॉर्फिक मतलब किसी चीज का बड़ा फॉर्म। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लार्ज, इसका सिनोनिम हो जाएगा मिनी यानी छोटा, माइक्रो। मिसयूज का मतलब दुष्ट होता है, तो इसमें हो जाएगा रूड। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है गो टू द डॉग्स इडियम का मीनिंग क्या होता है। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है दोस्तों स्थिति का बदतर हो जाना, यानी टू बिकम वर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गो टू द डॉग्स यानी अपनी स्थिति का बदतर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिनोनिम बताना है अडामेंट का। अडामेंट का मतलब है जिद्दी, हठी पर्सन जो होता है, रिजिड कठोर व्यक्ति, अडामेंट। इसका एंटोनिम हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टुबर्न यानी अड़ियल। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, सॉफ्ट मुलायम, अडेप्टेबल, ये तीनों सिनोनिम है। आप इन तीनों को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, अडेप्ट यानी इसको अनुकूलित कर सकते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन करना, तो अडेप्टेबल यानी अनुकूलित करने वाला, किसी परिस्थिति में किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को ढालना, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो उससे बोलते हैं अडेप्टेबल, ढालने योग्य। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक सेंटेंस जो है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको बताना है किस सेक्शन में एरर है, किस पार्ट में एरर है। सी रेयरली अप्रोच नोबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वाज फेसिंग। यहाँ पे एक वर्ड है रेयरली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सारे निगेटिव वर्ड है और इनके साथ फिर आप निगेटिव डबल निगेटिव का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नोबडी के बदले आएगा एनीबडी। ठीक है, नोबडी के बदले क्या आएगा एनीबडी, यहाँ पे नोबडी गलत है। तो सी रेयरली अप्रोच एनीबडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी वाज फेसिंग। तो उसने अपने समस्याओं को लेकर किसी भी व्यक्ति को अप्रोच नहीं किया जो समस्या वो झेल रही थी। ठीक है, तो आपको याद कर लेना चाहिए हार्डली, स्कार्सली, बेयरली हो गया है, रेयरली हो गया, सेल्डम, इन सब के साथ डबल नेगेटिव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है, जो कि नीचे दिए गए सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है रैंडमली। द पैनल पिक द कैंडिडेट्स रैंडमली फॉर द इंटरव्यू। रैंडमली यानी बिना किसी सिस्टम के, कैजुअली, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिस्टमेटिकली, मतलब किसी भी चीज़ को सिस्टम के थ्रू करना है, एक के बाद 2 3 4 ऐसे सिस्टमेटिकली। और रैंडमली यानी किसी भी चीज़ को ऐसे बेतरतीब तरीके से करना, उसको बोलते हैं रैंडमली।
बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी ऑर्डर के, जबकि इसका एंटोनिम हो जाएगा सिस्टमेटिकली यानी या ऑर्डरली, ऑर्डर के थ्रू। बाकी के सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कैजुअली कम, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कैजुअली मतलब इनफॉर्मली, इनफॉर्मल। अनविलिंगली अनिच्छा से। इंसिडेंटली का मतलब ये है अचानक, ये भी चीज़ का अचानक होना, बाई चांस हो जाना। एक्सीडेंटली यानी क्या हो जाएगा, बाई चांस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। तो द डेसिमल सिस्टम आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, द डेसिमल सिस्टम। इन्वेंट, इन्वेंट ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इन्वेंटेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज वर्ब का यूज होता है। और आप ऑप्शन नंबर बी सी डी सब में देखेंगे किसी में भी वाज वर्ब का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में केवल वाज का यूज किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाज इन्वेंटेड बाय द मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामियंस। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate option to fill in the blank. Don't take the wind out of my dash and tell me I am going nowhere with my life. देखिए यहाँ पे एक इडियम का यूज हुआ है, टेक द विंड आउट ऑफ माई डैश। तो यहाँ पे सेल होता है, ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ माई सेल्स। और इस इडियम का मतलब होता है टू डिस्करेज, टू डिस्करेज, डोंट टू टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल यानी टू डिस्करेज और डिमोटिवेट समवन। ये सेल का मतलब होता है बिक्री होता है, विंग्स मतलब पंख होता है, बोट मतलब नाव होता है। और ये इडियम है, इसमें सेल यूज होता है, SAIL, सेल्स। ये बोट पे, जैसे कि अगर ये नाव है, ठीक है, इस नाव पे जो यहाँ पे जो ऐसे कपड़ा टंगा रहता है तिरपाल का, जो हवा के झोंकों को अपने अंदर लेती है, इससे नाव तेजी से चलती है, इसको बोलते हैं सेल। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्ट है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, अचीव, प्राप्त करना, लॉयल्टी यानी वफादारी, ट्रेजरी यहाँ पे गलत है, TREASURY होता है ट्रेजरी, TREASURY। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, जहाँ पे रुपया पैसा रखा जाता है, ट्रेजरी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है स्प्राउट मतलब होता है अंकुरित, अंकुरन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेजरी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपको पैराचैम्बल बताना है। तो पहला हम ए नंबर जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। मेंडल सिंपल लॉ ऑफ हेरेडिटी केम टू बी वाइडली नोन एंड वर अनक्रिटिकली एज्यूम्ड टू अप्लाई टू ऑल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तरह की मेंडल्स का जो सामान्य सिद्धांत आया, अनुमानसिकता का जो सिद्धांत आया, ये काफ़ी लोग इसके बारे में जाने, वाइडली नोन, ये काफ़ी प्रचलित हुआ। एंड वर अनक्रिटिकली एज्यूम्ड, इसे किसी ने कोई क्रिटिक्स नहीं किया, ऐसी कोई निंदा नहीं की, सबने ये चीज़, इस चीज़ को मान लिया। और ये मनुष्य के हर कैरेक्टरिस्टिक्स पर अप्लाई होता था, मनुष्य के हर गुण पर ये अप्लाई होता था। हेरेडिटी का सिद्धांत आप पढ़े होंगे साइंस में, अनुवांशिकता का सिद्धांत, कि मनुष्य के जो जीन होता है, कैसे एक जीव से दूसरे जीव में, कैसे एक अपने एक फैमिली मेंबर होता है, तो किस तरीके से एक मनुष्य का गुण दूसरे मनुष्य में शिफ्ट होता है बाई जेनेटिकली, इन सब के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी, जो बी नंबर सेंटेंस वो कह रहे हैं, विथ चार्ल्स डार्विन्स पॉपुलराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, मनुष्य के विकास की जो कॉन्सेप्ट था, उसके पॉपुलराइजेशन के साथ ही मैन बिकेम इंटरेस्टेड इन हिज बायोलॉजिकल ओरिजिन्स एंड एफिलिएशंस। मनुष्य जो था वो इंटरेस्टेड हो गया, इसमें इंटरेस्टेड हो गया चार्ल्स डार्विन के बायोलॉजिकल ओरिजिन्स में, यानी जीव के रूप में जो हमारा विकास है, जो हमारी उत्पत्ति हुई है, उसमें इंटरेस्टेड हो गया मनुष्य। अब सी कह रहे हैं कि स्टार्टिंग विद द वर्क्स ऑन हेरिडिटी ऑफ ग्रेगर मेंडल इन 1860 and the recognition of its significance in 1900, interested shift to the problem of man's ontogenetic origins।
करे स्टार्टिंग विद द वर्क ऑफ हेरिडिटी ऑफ ग्रेगरी मंडल। ग्रेगरी मंडल के 1860 में ये जो हेरिडिटी पर जो काम था इसके शुरुआत में ही, एंड इसका रिकॉग्निशन कब हुआ, लोग इसे कब जाने, इससे महत्व को 1900 में। और जो इंटरेस्ट था वो शिफ्ट हो गया टू द प्रॉब्लम ऑफ मैंस ओंटोजेनिक ओरिजिन्स, यानी मनुष्य का जो भ्रूण के रूप में विकास होता है, यानी गर्भ में जो मनुष्य का विकास होता है, जो उत्पत्ति होती है, उस पर लोगों का जो इंटरेस्ट था वो वहाँ शिफ्ट हो गया। तो पहले लोगों का इंटरेस्ट यहाँ था, पर अब लोगों का इंटरेस्ट कहाँ गया, यहाँ आ गया। सी में ये कह रहा है डी, दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन मैंस फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स। ये जो इंटरेस्ट था मनुष्य का वो किस पर केंद्रित था, फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स पे, यानी कि जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वो जो हमारे पूरे ये जो बायो सिस्टम है, इसमें कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने ऑर्गेनिज्म है, इस सब पे जातीय वृत्ति पर, यानी जात से रिलेटेड स्पीसीज जो है, इससे रिलेटेड लोग इस ओरिजिन पे मनुष्य का जो था वो इंटरेस्ट जो शिफ्ट हो गया था। तो देखिए जो डी है, दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन मैंस, और जो ए कह रहा है, ये देखिए ये जो है ये ग्रेगरी मेंडल का ही नेक्स्ट लेवल का जो ये सिद्धांत है वो बता रहे हैं, यानी सी के बाद आपका ए आएगा। तो सी के बाद ए आप देखिए किस में है, ऑप्शन बी में है और डी में भी है। लेकिन क्या सेंटेंस जो वो बी से स्टार्ट हुआ कि डी से स्टार्ट हुआ, तो आपका जो सेंटेंस है वो डी से स्टार्ट होने से रहा, क्योंकि इस इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इंटरेस्ट का जिक्र पहले ही किसी सेंटेंस में हुआ, तो सेंटेंस बी से पहले, डी से पहले आपका आएगा ऑप्शन बी आएगा। बी पहले चार्ल्स डार्विन के पॉपुलर कॉन्सेप्ट बता रहा है इवोल्यूशन का, उसके बाद फिर बताया गया है ग्रेगरी मेंडल के लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में बताया गया था। बी के बाद आपका डी आएगा, क्योंकि इसमें देखिए इंटरेस्ट की बात हुई है यहाँ पर, और फिर इसी इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है, दिस इंटरेस्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट था वो लोगों ने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में, और उनका जो इंटरेस्ट था वो किस पर केंद्रित था, फाइलोजेनेटिक ओरिजिन्स पर केंद्रित था। फिर कह रहा है कि सी में चार्ल्स डार्विन का जब मेंडल का जब सिद्धांत आया हेरिडिटी का, तब लोगों का जो इंटरेस्ट था वो इस चीज़ से हट करके ओंटोजेनेटिक ओरिजिन्स पे, यानी भ्रूणीय विकास पर हो गया मनुष्य का इंटरेस्ट शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये कह रहा है कि इसे सिंपल ला था, इससे कोई क्रिटिक्स नहीं था, किसी ने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, सबने इस चीज़ को मान लिया। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी डी सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 80 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें एक जो है वर्ड वो अंडरलाइन है, एक्सट्रीमली टायर्ड। इसमें कौन सा जो है सब्स्टिट्यूट आएगा, तो डिप्रेस्ड, एग्जॉस्टेड, स्लीपी, बेरिया। तो एक्सट्रीमली टायर्ड का मतलब है काफ़ी थका हुआ, पूरी तरीके से थक जाना। तो एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है पूरी तरीके से थक जाना, ऑप्शन नंबर बी। डिप्रेस्ड का मतलब होता है एंजाइटी, डिप्रेस्ड यानी गहरी सोच में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना। स्लीपी यानी नींद में। बेरिया ये कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। स्लीपी मतलब होता है एज स्लीप यानी नींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, सिनोनिम बताना है ऑथेंटिक का। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, वास्तविक, कोई चीज़, रियल, ट्रू। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉल्स मतलब नकली, डाउटफुल मतलब संदिग्ध, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। फॉल्स नकली हो जाएगा आपको, फेक इसका सिनोनिम हो जाएगा, डाउटफुल यानी संदिग्ध को असर्टेन, अनिश्चित, करप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 नंबर में। 20 नंबर में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। आपने देखा कि अब तक कितने सारे वन वर्ड आ चुके, 2 वन वर्ड, 2 इडियम फ्रेज, 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम, तो 8 तो यही हो गए आपके, है ना। मिस करेक्ट, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो सारे क्या है, ये वो कैब है। तो आपको वो कैब का सेक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होगा आपका, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, एमटीएस हो, सीएसएस हो, सब में वो कैब का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आप फोकस ज़्यादा वो कैब पे करेंगे। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन्स, किसी दूसरे के काम को कॉपी कर लेना, किसी का नकल कर लेना, उसे अपने बता करके पेश करना। चाहे आप किसी का कोई बुक हो, कोई बुक लिख रहा है, उसका स्क्रिप्ट चुरा लिया और खुद के नाम से बुक को पब्लिश कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म, यानी लेखन चोरी, साहित्यिक चोरी को बोलते हैं प्लेगियरिज्म। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें अगर प्लेगियरिस्ट और एसएम की जगह हम IST जोड़ दे तो वो पर्सन हो जाएगा जो ऐसा काम करता हो। ठीक है, हुलिगनिज्म यानी गुंडागर्दी,
हुलिगन का मतलब क्या आता है? गुंडा होता है। हुलिगनिज्म नहीं, गुंडागर्दी। एल्ट्रुइज्म यानी परोपकार। एल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो किसी दूसरे की मदद करता है। एल्ट्रुइस्ट, आईएसटी जहाँ लगता है वो किसी पर्सन की बात होती है, और एसएम जहाँ पे लगता है वो किसी लॉजिक की बात करता है, किसी सिद्धांत की बात करता है, किसी स्टडी की बात करता है। तो एल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता, किसी की मदद करना। इसमें मोस्टली एल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्फनेज को, किसी ऐसी संस्था को पैसा देता है और मॉनेटरी इसको बेनिफिट प्रदान करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। साइनिसिज्म यानी दोषदर्शी, वो मनुष्य जो किसी चीज़ का दोष निकालता है, उसमें साइनिसिज्म आते हैं, ये दोषदर्शिता हो जाता है ये। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। आपका क्लोज टेस्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसमें जो फिगर है उसको फिल करना है। ठीक है। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट। तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे क्लोज टेस्ट को खुद से एक बार पढ़ेंगे वीडियो पॉज करके, फिर इसको कोशिश करेंगे खुद से करने का, उसके बाद फिर आप ये सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट। हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी का, किस चीज़ के लिए? मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। एंड वी डैश ऑन ऑयल फॉर इट, और हम इस चीज़ के लिए ऑयल पर निर्भर रहते हैं। हमें किस चीज़ पर निर्भर? अगर हम कहीं, अगर मान के चलिए आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो ट्रेन, बस, कार, किसी भी चीज़ से जाएंगे तो उसे मूव करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम किस चीज़ पर, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम इस पर डिपेंड होते हैं। वी डिपेंड ऑन ऑयल फॉर इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब आगे पढ़ते हैं। विदाउट इट और जॉब और फ्री टाइम एंड और मोबिलिटी डैश ऑल बी वेरी डिफरेंट। तो इसके बिना हमारा काम, हमारा फ्री टाइम, अगर हम जॉब पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं डेली, मान के चलिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो किसी भी चीज़ से जाएंगे, बस कार से जाएंगे ना, या फ्री टाइम में कहीं घूमने जा रहे हैं, और हमारी मोबिलिटी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट है, ऑल बी वेरी डिफरेंट। ये सारे क्या हो जाएंगे? सारे डिफरेंट हो जाएंगे विदाउट इट, इसके बिना। अगर तेल नहीं होगा तो तेल के बिना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल बी, सेल ऑल, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे हैं, जॉब, फ्री टाइम एंड मोबिलिटी, 3-4 चीज़ें, तो विल नहीं होगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं होगा तो आपका ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड सॉरी, आगे से पढ़ते हैं। एवरी डे वी डैश 70 million barrels of oil. Every year we consume 22 million tons of coal and 2500 billion cubic meters of gas. चलिए यहाँ पर आपको बताना है, फिलर नंबर 3 में फिल करना है। वी एवरी डे डैश, क्या करते हैं हम? हर दिन, हम प्रतिदिन 70 मिलियन बैरल्स ऑयल का क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। अब क्या है? कंज्यूमर है। सिलेंडर के जो एलपीजी गैस है उसको कंज्यूम करते हैं, आईजीएल गैस, उसका हम क्या करते हैं? कंज्यूमर है, कंज्यूम करता है उसको। ठीक है। और आगे भी दिया है यहाँ पे, देखिए, एवरी ईयर वी कंज्यूम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? एवरी ईयर 2200 मिलियन टन ऑफ कोयला इस्तेमाल करते हैं, और गैस का इस्तेमाल करते हैं 2500 बिलियन क्यूबिक मीटर। इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी, ये बहुत लंबी कहानी है। टोटल डैश इन 1924 एंड फॉर many years it was a French state oil company. चलिए फिलर नंबर हमें 24 में जाना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले बढ़ जाते हैं। चलिए फिलर नंबर 24 के लिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी कहानी है। टोटल डैश इन 1924, टोटल क्या है? एक कंपनी का बात हो रहा है, फ्रेंच स्टेट की ऑयल कंपनी है। इसका क्या होगा? इट वाज फाउंडेड, इसका स्थापना हुआ था। ये पैसिव वॉइस में होगा क्योंकि कंपनी अपने आप तो बन नहीं जाएगी, उसको बनाना पड़ेगा। तो इट वाज क्या होगा? फाउंडेड। इट वाज फाउंडेड, ये 1924 में इसकी स्थापना हुई। फॉर मेनी ईयर्स इट वाज ए फ्रेंच स्टेट ऑयल कंपनी, काफ़ी सालों तक ये फ्रेंच स्टेट की कंपनी रही। इन 1999 में टोटल ज्वाइन पेट्रोफिना, टोटल ने पेट्रोफिना को ज्वाइन किया, द बेल्जियन ऑयल एंड गैस कंपनी इन एंड जो पेट्रोफिना है वो बेल्जियन की ऑयल एंड गैस कंपनी है। और 2000 में टोटल डैश विथ इट्स मेन फ्रेंच कंपटीटर एल्फ एक्विटेन एंड ही नेम
बिकेम टोटल फिना एल्फ। और कह रहे कि टोटल जो है, अब एक बार 25 नंबर क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। कह रहे टोटल विथ इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर। तो क्या हुआ विथ, क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन देखेंगे मर्ज, कंबाइन, ज्वाइन, इनकॉर्पोरेट। तो मर्ज विथ, टोटल क्या किया, मर्ज कर लिया किसके साथ, इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर, फ्रेंच का जो मेन कॉम्पिटिटर मर्ज के साथ विद आता है, तो मर्ज विथ। यहाँ पे एक चीज और देखो, ये टेंस किस में चला, पास्ट टेंस में। यहाँ पे कंबाइन, ज्वाइन सारे क्या है, नॉर्मल है। मर्ज क्या है, पास्ट टेंस होता है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो टोटल मर्ज विद इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर इल्फ इक्विटाइन, इल्फ इक्विटाइन के साथ मर्ज कर लिया और इसका नाम अब बन गया टोटल फिना इल्फ। पहले पेट्रोफिना के साथ ज्वाइन किया तो टोटल फिना बन गया था, अब इल्फ को ज्वाइन कर लिया, मर्ज हो गया तो टोटल फिना इल्फ। नाउ इट्स कॉल्ड टोटल अगेन, अब इसका नाम केवल है टोटल अगेन एंड इट्स फ्रांस बिगेस्ट कंपनी, और ये फ्रांस की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा सीरीज, कमेंट में आपकी जो भी कोई क्वेरी हो, किसी तरह का कोई सजेशन, पर्सनल गाइडेंस कुछ भी चाहिए, आप हमें कमेंट जरूर करें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।